हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड एकेडमी ऑफिशियल में आपका वेलकम है। तो फिर से आज के सेशन में हम आपके लिए बीटीसी जो मैथ्स का बुक है यानी बिहार बोर्ड का या एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का जो बुक है उसी का हम जो आपका प्रश्नावली 1.2 है उसी का सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखा था, तो उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 1.2 उसमें से आधारित एक चैप्टर से संबंधित एक प्रमेय भी है, उस प्रमेय को भी हम देखते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बहुत जल्दी देख लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को जानने के प्रयास करते हैं, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। याद रखिएगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या होता है देखिए, पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी जितने भाज्य संख्या है उन सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर यानी क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे मान लीजिए, इंग्लिश में अगर पढ़ देते हैं, एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच द फैक्टर अकर। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मेरे पास अगर 12 है तो ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है मतलब ये किससे किससे कटने वाला है, तो ये 2 से भी कटने वाला है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। यानी ये सभी इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यानी इसको हम 12 के 12 1 से भी विभाज्य हो जाएगा पूरा पूरा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ये 12 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो अगर मैं इस प्रमेय की बात करूं तो मैं इसको किस रूप में व्यक्त कर सकता हूं, तो 12 को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 12 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसको काटेंगे, 2 से 6 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 जाएगा, यानी ये होगा 2 गुना 2 गुना 3। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्योंकि 2 गुना 2 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं गुना 3। यानी क्या रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी धनात्मक घात देखते हैं, अगर 2 है, 2 का धनात्मक घात कितना आया, 2 और गुना 3 के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर क्या होता है, ये अद्वितीय होता है। याद रखिएगा, यानी जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3, तो कोई आदमी कहेगा कि नहीं हम इस क्रम में लिखेंगे तो ये दूसरा हो गया, नहीं, तो इस क्रम को मेंशन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 2 2 ही आया, इसमें भी 2 2 3 ही है, तो क्रम का कोई फर्क नहीं रखना है, क्रम को छोड़ देंगे तो ये अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हमारे पास है, अब देखिए मौसा निकालना हम इस चैप्टर में सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। मौसा बचपन में हमने मौसा सीखा है भाग विधि से, लेकिन हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे, तो मान लीजिए हमारे पास 4 संख्या है A B C D, कोई 4 संख्या है सॉरी 2 संख्या भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कितना भी संख्या का हमको मौसा निकालना। फिलहाल हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे एक थ्योरी के रूप में हमने लिया है कि मान लीजिए अगर A B C D 4 संख्या है और इसका मुझे मौसा निकालना है, तो मौसा क्या होता है, तो याद रखिएगा A B C D के गुणनखंडन में उभयनिष्ठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए, कॉमन, उभयनिष्ठ को हम क्या कहते हैं, कॉमन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उभयनिष्ठ जो होगा अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल। अब इसी के आधार पे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे 12 का और मुझे 8 का निकालना है HCF, तो हम 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अब देखिए कि क्या होता है, 2 से जाएगा 6 बार और 2 से जाएगा फिर 3 बार, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात इसको हम 2 का पावर 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को जब हम करेंगे तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, अर्थात ये बनेगा 2 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है
कि अगर मुझे HCF चाहिए तो HCF क्या होता है, HCF होता है कि ABCD अगर मान लो संख्या है तो उसके गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, उभयनिष्ठ, तो उस दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, देखिए 3 इसमें है पहले वाला में, लेकिन दूसरे वाला में 3 तो नहीं आया, लेकिन इसमें 2 आया और इसमें भी 2 आया, तो ये उभयनिष्ठ हुआ, क्योंकि दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात, अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें 2 का पावर 3 है और इसमें 2 का पावर 2 है, तो न्यूनतम घात कौन सा हुआ, ठीक है, ये आपको समझना है कि यहाँ पर न्यूनतम घात कौन सा हुआ। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूनतम घात कौन है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात क्या है 3 है, तो न्यूनतम घात क्या हुआ, 2 का पावर जो 2 है वो न्यूनतम घात होगा और 2 का पावर 3 जो है सो अधिकतम घात हो गया, क्योंकि 2 यहाँ 2 बार आया यहाँ 3 बार, तो जो न्यूनतम घात हो, आप देख सकते हैं जो न्यूनतम घात होता है उस न्यूनतम घात को हमको लेना है, वही इसका HCF होगा। अर्थात इसका जो HCF हो गया वो HCF क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यही न्यूनतम घात है, और 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 12 और एक है 16, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसका HCF निकालना है, 12 और 16 का HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 12 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, अर्थात ये 2 का पावर 2 गुना क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और 16 का करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का पावर क्या आएगा 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 4 है, और 2 ही ऐसा है जो दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। कॉमन मतलब वही होता है, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो 2 का पावर 2 इसमें भी हुआ और 2 का पावर 2 इसमें भी हुआ, क्योंकि 2 इसमें 4 बार है, 3 तो दोनों में नहीं है, तो 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी, अर्थात 2 का पावर 2 इसका HCF हुआ, अर्थात कितना हुआ 4। तो 2 का पावर 4 इसका क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है, यानी इसका HCF क्या निकल के आया 4, इसका क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है, यानी मौसौ क्या होता है। HCF मतलब महत्तम, ये देख रहे हैं ना, HCF का मतलब क्या होता है मौसौ, याद रखिएगा मौसौ, जिसको महत्तम कहते हैं, क्या कहते हैं महत्तम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, महत्तम कैसे निकालते हैं, आगे हम इसी का अप्लाई करने वाले। आइए LCM निकालना सीखते हैं कि LCM हम कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे LCM निकालना है किसका, ABCD का मुझे क्या निकालना है HCF निकालना है। मान लीजिए 4 वो संख्या है ABCD और मुझे इसका HCF निकालना है, तो इसके गुणनखंडन में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पर मुझे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे महत्तम घात लेना है, वहां पर HCF में हमको क्या लेना था न्यूनतम लेना था, और यहाँ पर हमको महत्तम, और यहाँ पर उभयनिष्ठ का भी कोई चर्चा नहीं है, यानी उभयनिष्ठ भी नहीं होना चाहिए, सभी जितने सारे अभाज्य संख्या रहेगा उन सभी का महत्तम घात लेना है, जितना अभाज्य संख्या रहेगा सबका महत्तम घात लेना है, ठीक है, महत्तम घात। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है 12 और 16 का निकालना है मुझे LCM, क्या निकालना है LCM निकालना, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात क्या होता है 2 का पावर 2 गुना 3 होता है, ठीक। और 16 में क्या होता है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या होता है 2, अर्थात क्या होता है 2 का पावर 4 होता है। अब देखिए ये 12 का ये 16 का, ये दोनों में, अब इसका मुझे निकालना है LCM। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणनखंडन में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के, तो गुणनखंडन में उपस्थित 2 भी है 3 भी है, और उसके महत्तम घात 2 तो है, दोनों में 2 है उपस्थित, लेकिन उसका क्या चाहिए महत्तम घात। यहाँ पर 2 का पावर 1 हुआ कुछ नहीं होता, यहाँ 2 है और 2 लेंगे, ठीक है। और 3 दोनों में नहीं है, उससे मतलब नहीं है, होना चाहिए, बस किसी में भी हो तो 3 भी यहाँ आएगा, यानी इसका जो लघुत्तम होगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 का पावर 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लेना है महत्तम घात लेना है, क्या लेना है महत्तम। देखिए 2 का पावर यहाँ पर 2 है और 2 का पावर यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है, 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है 4, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16 और गुना 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको साफ से, जैसे कि मान लीजिए 12 है, तो 12 का क्या हुआ 2 गुना 2 गुना क्या हुआ 3, अर्थात ये हुआ 2 का पावर 2 गुना
3 हुआ है, और 16 है तो ये हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 4। तो मुझे चाहिए इसका क्या, एलसीएम। तो एलसीएम चाहिए तो देखिए 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो हमको महत्तम घात चाहिए तो 2 का पावर 4 लेंगे। और 3 है तो देखिए 3 दोनों में नहीं है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी एक में है तो एलसीएम में लेंगे हम। तो किसी एक में है तो यहाँ पर 3 है और लेकिन 3 का महत्तम पावर एक ही बार है, तो बस हो गया। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 गुना 3 क्या हो जाएगा ये 48, इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालना। अब हम चलते हैं अगले। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्या a और b के लॉसव यानी एलसीएम और मॉसव एचसीएफ तथा उनके गुणनफल में संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि अगर मान लीजिए दो संख्या है जैसे 12 और 16, तो इसका जो एचसीएफ एलसीएम आया है वह भी हम देखें 48 आया है, और इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, तो 4 आया है। तो इसमें है कि अगर आप 12 गुना 16 को गुना करेंगे तो वो बराबर होगा इसी दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के, यानी 12 16 को आप गुना करें और 48 और 4 को गुना करें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, 48 को आप 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 40 चौके 160 और 8 चौक 32 क्या हो जाएगा 192, और 16 12 को आप गुना करेंगे तो 16 160 और 16 गुना 32 192। देख रहे हैं बराबर आ रहा है। यानी एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो संख्या, ये फॉर्मूला है आप इसे देख सकते हैं, अगर a और b दो संख्या है तो उसका लॉस और उसका मौसा का जो गुणनफल होता है वह उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर a और b दो संख्या है तो एलसीएम ऑफ किसका, a और b को जब गुना करेंगे एचसीएफ ऑफ a और b से दोनों निकाल करके, तो वह a और b यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ यानी लघुत्तम गुना महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा ये, लेकिन यह नियम 3 या 3 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू नहीं है। याद रखिएगा ये जो नियम है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सिर्फ 2 ही संख्या के लिए लागू होता है, 3 के लिए या 3 से अधिक के लिए लागू नहीं होता, यानी सिर्फ 2 के लिए ही लागू होता है। यानी जब 2 संख्या रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, इससे ज्यादा के लिए, 3 के लिए भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा के लिए भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं एक एक करके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। सबसे पहले मुझे इसको क्या करना है, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सबको मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखिए, समय को बचाने के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ करके रखा है, पहले से कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है जाके आपको जल्दी से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को हम सॉल्व कर पाए। तो देखिए 140 का मुझे क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे 140 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 70 होगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 35 होगा, फिर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या आ गया यहाँ पर आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया, अर्थात 2 गुना 2 आया तो उसको 2 पावर 2 लिखेंगे, 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा। तो देखिए 140 का जब भाज्य गुणनखंड होगा तो 2 का पावर 2, 5 का 5 और 7 का 7 ये हो जाएगा। अर्थात 140 का जब भाज्य गुणनखंड हो गया तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 होकर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 156 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये करके देखते हैं। 2 से करेंगे 2 7 14 और 2 8 16, फिर करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 39। ठीक है, फिर आप 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 13 3 39। देख रहे हैं क्या क्या आया आपका, 2 आया गुना 2 आया गुना 3 आया गुना क्या आया 13 आया। अर्थात इसको हम 2 का, ये 2 बार है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 हम लिख सकते हैं। हो गया अभाज्य गुणनफल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करता हूं ताकि वीडियो कम समय में हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। अब मेरे पास है 3825। ठीक है, इसका मुझे निकालना है। तो सब अभाज्य गुणनखंड 3 से मैं इसे करता हूं। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, फिर 3 गुना 6 जाएगा, फिर 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक के 12 जाएगा,
3 दूना 6 होगा, 3 पंचे 15 होगा। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 चलो तो 11 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा। जैसे 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा और ये 5 25 होगा। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 17 मतलब कटेगा, 17 5 85, अर्थात ये क्या आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, अर्थात ये क्या आ गया 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर, 5 गुना 5 है तो 5 का स्क्वायर और गुना 7, जो कि यहाँ पर आपको पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो मुझे 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 1 0 0 1 जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 1 मतलब 7 जाएगा, बचेगा यहाँ 30, 30 बचेगा और 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 या 147 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किससे कटेगा, डायरेक्ट 11 से कटेगा, 13 मतलब है। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना क्या आया 13 आया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यही जो लिखना है, क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट किया नहीं है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, देख लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये लगातार ये जो अभाज्य संख्या होता है, जैसे 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 गुना 13, 5 7 11 13 का गुणनफल है अभाज्य संख्या का। तो यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पहला का 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, पहला का 5 है। अब 7429 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आइए करके देखते हैं। 17 गुना 19 गुना 23 आना चाहिए, तो 7429। ये भी एक क्या है, क्योंकि ये न 2 से कटने वाला है न 3 से कटने वाला। आप देख सकते हैं 2 कटता तो यहाँ पर 1 2 4 6 8 या 0 होता। 3 से कटेंगे तो अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, जैसे 9 2 11 4 15 7 22, ये भी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए नियम पता है ना कि अंकों का सम, यानी सबको जोड़ते हैं 9 2 11 4 15 7 22, तो 3 से कटना चाहिए, कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कट रहा है। तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा 17 से, याद रखिएगा, और 17 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 17 चौके हो जाएगा 68। ठीक है, 17 चौका 68 होगा और 68 और 6 62 होगा, तो 17 तिया 51 और 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, और उसका 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक, ये अब देखिए, अभी 17 से फिर नहीं कटना है, ये कटेगा किससे 19 से, 19 से कटेगा, 19 दूनी क्या हो जाएगा और 30, अब 5 43 होता है, 19 तिया 57, यानी जिसका डायरेक्ट जो होगा 74 से जो 29 होता है वो 17 19 और 23 का क्या होता है गुना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से मुझे क्या मिला है, यहाँ से मुझे मिला है 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो यही हो गया 17 गुना 19 गुना 23, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 7429 का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, हम बहुत मेहनत से आपके लिए पीपीटी बना करके पहले से हमने आपके लिए रखा है, जिससे आपको क्या आया अच्छे तरीका से क्या है समझ में आए, इसलिए हमने पहले से इसको क्या करके रखा है, पीपीटी बना करके रखा है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, क्वेश्चन है कि आपके पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुना एलसीएम होता है या नहीं होता है। यानी मुझे बहुत सारी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारी संख्याओं का पेयर है, इसका मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद मुझे एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि 26 गुना 91 इस बराबर होगा इस दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ, उसको भी मुझे करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, इसको मुझे सत्यापित भी करना है। तो आइए करते हैं 26 गुना 91। सबसे पहले मैंने क्या किया, 26 का मैंने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 से 13 बर्तन कटा, और तो कटने वाला नहीं है 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो मैंने 26 को क्या कर दिया 2 गुना 13 यहाँ पर लिख दिया। ठीक, फिर 91 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये कटेगा डायरेक्ट 7 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 7 गुना 13 लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं 91 का हमने क्या लिखा 7 गुना 13 लिखा, और 26 का हमने क्या लिखा 2 गुना 13। ठीक है, अब एचसीएफ तो आप जानते हैं, एचसीएफ बराबर क्या था कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और न्यूनतम घात लेंगे जितने इसमें जो आया है। तो उभयनिष्ठ तो देखिए 2 तो दोनों में है नहीं, सिर्फ इसमें 2 है तो 2 का कोई मतलब नहीं है, 7 दोनों में है नहीं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ के लिए हमको चाहिए उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में सिर्फ कौन है 13 है जो दोनों में है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 13 है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ 13 हुआ। याद रखिएगा एचसीएफ इसका कितना हो गया 13 हो। बात हुई एलसीएम का, तो एलसीएम क्या होता है
जो अभाज्य गुणनखंड में बस आना चाहिए, दोनों में हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। महत्तम में यानी HCF निकालने में हमको दोनों में उभयनिष्ठ होना जरूरी है, लेकिन इसमें दोनों में उभयनिष्ठ होना कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या आया है, 2 गुना 13 आया हुआ है 26 का अभाज्य गुणनखंड, और 91 का 7 गुना 13 आया हुआ है। तो हमने क्या किया कि देखिए 2 तो नहीं है, लेकिन 2 है तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। और 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम पावर कितना है, बस 1। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कितना पावर है, 1 पावर है, कोई पावर नहीं मतलब 1 पावर होता है। ठीक, तो ये 2 का 2 लिखा गया। अब देखिए 7 तो दोनों में है नहीं तो 7 भी लिखाएगा, और 13 दोनों में है तो 1 बार लिखाएगा, दोनों में रहेगा ना तो 1 बार लिखाएगा। तो एलसीएम हो गया इसका 2 गुना 7 गुना 13 यानी 182 हो गया। तो HCF 13 हो गया, एलसीएम 182 हो गया। अब हम आइए उस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। ठीक है, तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए कि दोनों संख्या है, एगो N1 संख्या था, एगो क्या था N2 संख्या था। यानी आप इससे पहले देखे आपकी संख्या एक 26 है और एक क्या है 91 है। तो 26 को हमने मान लिया N1 और 91 को मान लिया क्या N2, यानी दो संख्या है नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 है यहाँ पर। तो देखिए क्या करें, नंबर 1 ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो एलसीएम और HCF होगा, यानी दोनों का, सॉरी HCM नहीं होगा HCF होगा। तो दोनों संख्याओं का HCF और LCM। तो अभी हमने निकाला है कि पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, दोनों को गुना करना है और LCM कितना आया है 13। अभी आपने देखा है ना यहाँ पर LCM कितना आया हुआ है, देखिए सॉरी LCM 182 आया है और HCF कितना आया है 13। देखिए यहाँ पर HCF कितना आया है 182 और HCF कितना आया है 13 और LCM कितना है 182। तो इसी यहीं से हम इसको आगे प्रूव करते हैं। देखिए आगे प्रूव किए तो यहाँ पर आप देखिए हाँ कि ये जो है सॉरी एक मिनट, हाँ तो ये दोनों का जब गुना करेंगे और एलसीएम से गुना करेंगे तो देख रहे हैं 26 91 को गुना किए तो गुना करेंगे तो 2366 आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना करेंगे 1382 को तो 2366 आएगा। यानी क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड क्या हो गया, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 510 और 5000 ने फिर वही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 2 से निकालेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 जाएगा, 2 पंच 10 कटेगा, 2 पंच 10 कटेगा। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंच 15। फिर 5 से कटेगा, 17 पचे 50, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये हो गया 510 का क्या हो गया, 510 का हो गया ये अभाज्य गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और हमारे पास 92 है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, तो 92 का होगा 2 से हम काटेंगे 46 मरतबे कटेगा, फिर 2 से कटेंगे कितना मरतबे कटेगा 23 मरतबे, अर्थात 92 का क्या हो गया 2 गुना 23। अब देखिए अब मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है, किसके लिए, HCF के लिए, HCF के लिए। तो HCF के लिए देखिए 2 ही ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, 3 दोनों में है भी नहीं, 5 है ही नहीं, 17 दोनों में है ही नहीं। तो HCF के लिए तो हमको दोनों में चाहिए, कॉमन चाहिए, उभयनिष्ठ चाहिए। तो ये पहला वाला में 2 का पावर 1 है और दूसरा में 2 का पावर कितना है 2 है। तो हमको तो HCF के लिए न्यूनतम पावर लेना है, अर्थात इसका HCF कितना होगा 2 होगा। ठीक, अब देखिए बात करेंगे अगर हम LCM का, तो LCM को देखिए, LCM के लिए हमें क्या करना पड़ा है, LCM के लिए हमें देख रहे हैं इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 बार है। तो हम यहाँ पर क्या लिए, मैक्सिमम पावर लिए, यानी 2 बार लिए है। ठीक है, उसके बाद 3 देख रहे हैं दोनों में नहीं है, तो फिर 3 भी लिखा गया है, दोनों में रहे चाहे नहीं रहे, LCM में मतलब नहीं है, लिखा जाएगा, वो भी अधिकतम पावर। ठीक है, देखिए 5 दोनों में नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, 17 दोनों में नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखा गया है, और 23 भी दोनों में नहीं है, फिर भी यहाँ पर 23 लिखा गया, अर्थात एक में भी रहे तो वो आएगा अधिकतम घात, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सब को हम गुना करेंगे तो 23400 कितना आता है 60। ठीक है, सॉरी ये LCM आ गया, कितना आ गया 23460, ये LCM है, और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये क्या है HCF है। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड नहीं, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, गुणनखंड की जगह क्या होगा गुणनफल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, गुणनखंड यहाँ पर नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा गुणनफल। गुणनफल यानी अगर 2 संख्या हो जाए, मान लीजिए हम 510 को N1 मान लिए और 92 को N2 मान लिए, क्या मान लिए, इसको N1 मान लिए और इसको क्या मान लिए N2, तो अर्थात N1 यानी N2 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा
यहाँ जो आया है HCF यानी 2 गुना कितना आया है 23,460 आया है। तो यहाँ आप गुना कर लेंगे, देख रहे हैं 0 का 0 6 12 का 2 हाथ से 14 टेक्नो 46,920 आता है कि नहीं आता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए तो यहाँ पर हमने दो संख्या ले लिया, दोनों संख्या हमारे पास है N1 N2। 510 को 92 को गुना किए तो यहाँ 46,920 आ गया, और एलसीएम HCF को गुना किए यहाँ भी 46,920 हो गया, अर्थात ये क्या हो गया सत्यापित तो हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे क्या कर सकते हैं सत्यापित कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमें ठीक आता है। देखिए 336 और 54 का मुझे क्या करना है दिखाना है HCF। तो देखिए हम क्या किए 336 का हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। आप ऐसे चाहे तो कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 से एक एक करके। 2 एक 2 आएगा 13 आएगा, 2 छक्के 12, 2 8 16 आएगा, फिर कितना आएगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कितना आएगा भाई 42 आएगा, फिर 2 से कितना आएगा 21 आएगा, फिर 3 से 3 7 21। अर्थात देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 7 आएगा अभाज्य गुणनखंड कितना का 336 का। तो 4 बार अगर 2 आएगा तो यहाँ हम 2 का पावर क्या लिख दिए 4 लिख दिए, और 7 एक बार आया तो 7 यहाँ पर लिखा गया, अर्थात 7 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना पावर है 1 पावर है, पावर मतलब घात, यानी 2 4 बार आया तो 2 का घात 4, 7 एक बार आया तो 7 का पावर 1, और 1 3 भी आया है, ठीक है, तो उसको भी सॉरी यहाँ पर छूट गया, ये 3 भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए और 54 का जब हमने भाज्य गुणनखंड किया 54 का तो कैसे करेंगे 2 से करेंगे 27, फिर 27 का हो जाएगा 3 से 9 या 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 9, यानी देखिए 2 गुना 3 गुना 3 ये हुआ 54 का भाज्य गुणनखंड। तो ये क्या हो गया 2 और गुना 3 का पावर कितना हो गया 3, क्योंकि यहाँ 3 कितना बार था 3 बार था, 3 बार था, तो उसके लिए यहाँ 3 का घात कितना हो गया 3। अब देखिए मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए, किसके लिए चाहिए HCF के लिए। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए दोनों में, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, अर्थात यहाँ भी 2 में का पावर 4 है तो 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन HCF के लिए न्यूनतम घात तो 2 का पावर यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर 4 है, तो उससे क्या मतलब है हम 2 का पावर 1 ही लेंगे, और 3 का पावर यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पर 1 बार है, तो उससे क्या मतलब है हम 3 एक ही बार लेंगे, क्योंकि HCF के लिए न्यूनतम घात चाहिए, कम घात वाला चाहिए। तो देखिए 2 और 3 ले लिया और इसका HCF कितना हो गया 6 हो गया इसका HCF, ठीक है। अच्छा LCM कितना हुआ, तो LCM में हमको जितना आया रहता है सब लिया मतलब लेना होता है और उसका अधिकतम पावर लेना होता है। तो देखिए 2 तो आया ही आया है, तो 2 का अधिकतम पावर कितना है 4, तो हमने यहाँ 2 का अधिकतम पावर लिया 4, ठीक है। फिर देखिए 3 भी आया हुआ है, तो 3 का अधिकतम घात कितना है 3, तो हमने 3 का पावर कितना लिया 3, और ये वो कितना बच गया 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। अब सबको गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 3024, ये इसका क्या हो गया 3024 LCM हो गया, 3024 क्या हो गया LCM हो गया, और ये हो गया हमारा क्या 6 HCF। तो ठीक है, अब हम फिर से वही फॉर्मूला, अगर मान लीजिए इसको हमने N1 मान लिया और इसको N2 मान लिया, तो N1 गुना N2 बराबर होगा HCF गुना क्या होगा LCM होगा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को प्रूव करना है, यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आगे हमने किया है, तो जब दोनों को हमने गुना किया है, आप गुना करके देख सकते हैं N1 और N2 को गुना किए हैं, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 18,114 आएगा, और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो 18,000 कितना आएगा 114 आएगा, यानी दोनों बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना, यानी इसमें मुझे LCM और HCF ही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला हमें 12, 15 और 21 का मुझे निकालना था LCM और HCF। तो देखिए 12 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हम किए तो 12 का क्या होगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात देखिए 2 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का घात 2 होगा ना, क्योंकि 2 2 बार है यहाँ पर, तो इसके दोनों के लिए 2 का स्क्वायर ना लिखा जाएगा, और 3 का एक को 3 है, तो यानी 3 का पावर 1 है मतलब। अच्छा 15 को हमने 5 गुना 3 लिख दिया, ठीक, और 21 को हमने क्या लिख दिया 7 गुना 3 लिख दिया, 7 गुना 3 7 या 21, ठीक, 15 को 5 गुना 3। अब देख रहे हैं, अब देखिए कि HCF के लिए हमको क्या चाहिए, HCF के लिए हमको चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो तीनों में अगर 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए, 15 का देखा जाए, 21 का देखा जाए, तो इस तीनों में सिर्फ 3 ही है जो तीनों में मौजूद है, तो इसका मतलब उसका HCF कितना होगा 3 होगा, यानी इस HCF के लिए हमको क्या चाहिए भाई उभयनिष्ठ चाहिए,
मतलब कॉमन चाहिए, मतलब सब में जो है सो चाहिए, मतलब 3 होगा HCF। ठीक, और लघु एलसीएम निकालने के लिए जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं उस सबको लेना और वो भी मैक्सिमम घात लेना। तो देखिए 2 तो सब में नहीं आया है, लेकिन जहां आया है वहां 2 का पावर कितना आया है 2, तो ये लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखा गया, देखिए 2 का पावर 2 आया है एलसीएम में। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 आया है सब में, लेकिन 3 का पावर 1 ही है, तो यहाँ भी हम 3 का पावर 1 ही लिए है। ठीक, 5 आया है सिर्फ इसमें, तो लेकिन 1 घात है, तो यहाँ भी 5 आया है 1 घात वाला। ठीक है, फिर 7 है सिर्फ इसमें, तो 7 भी 1 घात वाला आया है, और कुल मिला के कितना आया 420। तो इसका HCF कितना आएगा 3 और एलसीएम कितना आया 420। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 17 है 23 है 29 है। देखिए तो 17 का क्या होगा 1 गुना 17, क्योंकि 17 टूटेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 23 है, तो 23 भी आप देख सकते हैं, 23 ये क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है। और 29 भी वही बात है, किसी से कटेगा नहीं, अर्थात 1 गुना 29 होगा, क्योंकि अभी क्या है एक अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा 1 होगा हमेशा, चाहे 3 अभाज्य संख्या रहे, 2 अभाज्य संख्या रहे, 5 अभाज्य संख्या रहे, 20 अभाज्य संख्या रहे, कुछ भी अभाज्य संख्या रहे, उसका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्योंकि देखिए इसमें कुछ कॉमन बन ही नहीं रहा है, सिर्फ 1 ही है जो जिसमें सब में कॉमन बन रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 1 होगा। याद रखिएगा, कितना भी अभाज्य संख्या हो तो HCF इसका, ठीक है, याद रखिएगा HCF इसका कितना होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, तीनों का गुना। किस तीनों का गुना, 17 का, 23 का और 29 का। क्यों, क्योंकि ये टूटा ही तो नहीं, तो तीनों का गुना ही हो जाएगा HCF, सॉरी एलसीएम। तो तीनों को हमने गुना कर दिया, 11,339 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है ये। 8, 9, 25 का मुझे क्या चाहिए भाई, तो एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए HCF निकालना है। तो सबसे पहले 8 का हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, यानी 2 गुना 4 दूनी क्या होता है 8, अर्थात ये 2 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। 2 का पावर कितना हो गया 3। ठीक, 9 का क्या हो गया 3 गुना 3, अर्थात 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और 25 का क्या हो गया 5 गुना 5, अर्थात ये 5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का 3 हो गया। अब देखिए यहाँ अब कह रहा है कि देखिए इस तीनों में कॉमन कुछ भी है नहीं है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, इसमें 3 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब तीनों में क्या है कॉमन, 1 कॉमन है। तो यहाँ लिखा हो गया है, यहाँ 1 को छोड़कर अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इस तीनों में नहीं है, इसीलिए इसका HCF कितना होगा 1 होगा। याद रखिएगा HCF इसका कितना होगा 1 ही होगा। तो HCF इसका कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा भाई, तो एलसीएम होगा कि तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सबको गुना ही करना पड़ेगा, अर्थात आपको 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 का गुना करना पड़ेगा, और आंसर आएगा 1800। तो 1800 इसका क्या हो गया एलसीएम। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर गुना कर सकते थे, ठीक है ना। 9 8 72 को और 5 25 को, तीनों का गुना हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो इसका एलसीएम हुआ कितना 1800, इसका एलसीएम हो गया और HCF कितना हो गया 1। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का मुझे क्या दिया हुआ है HCF। कितना दिया है HCF 9 दिया हुआ है भाई। 306 और 657 दो संख्या है, मान लीजिए कि 306 N1 है और 657 N2 है, दो संख्या। तो इसका HCF कितना दिया है 9, और मुझे क्या निकालना है LCM निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर HCF मुझे दे दिया, और हम फॉर्मूला जानते हैं LCM गुना HCF बराबर N1 गुना N2, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए, तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे, तो जब LCM को यहीं छोड़ दिया हमने, तो HCF कहाँ चला जाएगा, दोनों के गुना के कहाँ चला जाएगा नीचे में। तो देखिए N1 गुना N2 ऊपर में है ही, और ये HCF कहाँ आया उसके नीचे में आ गया। अब हम इसका वैल्यू डाल देंगे क्योंकि मुझे LCM निकालना है। तो N1 306 को माने तो 306 हमने रख दिया, N2 357 हुआ तो यहाँ रख दिया, और HCF कितना दिया है क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, तो हमने 9 भी यहाँ पर रख दिया। और जब हम इसे काट देंगे, तो काट करके गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा LCM। तो इसे काट भी सकते हैं आप 9 से, 9 3 27, 9 4 36, और आप 657 को गुना कर लेंगे किससे 34 से गुना कर लेंगे, तो ये 22,338 आ जाएगा, जो कि इसका क्या होगा LCM। तो आई होप आपको ये भी क्या हो गया होगा
समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समझिए क्या है। अब 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये जांच करना है। तो मान लीजिए 6 का पावर n, n मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई प्राकृत संख्या यहाँ पर n है, मतलब 6 का पावर जो होगा, 6 का पावर वो प्राकृत संख्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 से आगे की तरफ हो सकता है, 0 नहीं और माइनस में नहीं। तो क्या 0 पर समाप्त होगा? तो देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 6 का होगा 2 गुना 3 और उसका पावर होगा n, अर्थात ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो भी तो क्या होगा, 2 का पावर n गुना 3 के पावर n होगा। ठीक है, और हम जानते हैं जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5n के रूप का होता है। अर्थात देखिए जैसे मान लीजिए 10 जो है वह शून्य पर खत्म हो रहा है, तो इसको आप कीजिएगा तो 2 और 5 केवल यही 5 आएगा, केवल 2 गुना 5 ही आएगा। मान लीजिए मैंने 20 है जो 0 पर खत्म हुआ, तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये होगा 2 गुना 5, अर्थात ये 2 का पावर 2 गुना क्या आया 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई भी संख्या है जिसके इकाई अंक पर 0 है तो उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 50 देखा, तो इसको करेंगे तो 2 से 25 होगा, 2 गुना 5 गुना 5, अर्थात ये हो गया 2 का पावर 1 गुना 5 के पावर 2। यानी आज के बाद आप सीख लीजिए कि कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक पे 0 हो तो उसको जब गुणनखंडन किया जाएगा, फैक्टराइजेशन किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, तो उसमें केवल 2 और 5 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यानी यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो। लेकिन जब हम 6n का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों आ गया है, 2 और 3 दोनों 2 और 3 आ गया है, 2 और 3। लेकिन जब ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मतलब कॉन्सेप्ट कहता है कि शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसमें केवल 2 और 5 ही आए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6n जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, मुझे कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पर प्लस है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए 5 एक भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, तो आइए देखते हैं। पहला कि हम सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसको हमने मान लिया, माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, यानी इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक में एक संख्या और प्लस है और ये 13 है, तो इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं ना भाई, ये अपने आप में एक अलग संख्या गुना के रूप में और ये अलग, दोनों में हमने कॉमन ले लिया। कितना कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 7 गुना 11 बचा और यहाँ से 13 पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ से 1 बचा। अब देखिए 11 गुना 7 क्या होता है, तो 77 होता है, तो यहाँ पर हमने 77 लिख दिया और 1 यहाँ पर है। अब देखिए ये आ गया 13 और 77, एक क्या हो गया 78। अब देखिए 13 का तो यहाँ 13 रह गया और 78 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। 78 का क्या होगा, 2 से होगा पहले 39 और फिर 3 से होगा 13, अर्थात 13 गुना 2 गुना 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जब यह एक संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 13 13 2 3 आ गया, यानी 13 2 3। हम जानते हैं कि संख्या अभाज्य संख्या कब होता है, जब वह केवल 1 से कटे और केवल वह स्वयं से कटे। जैसे 5 केवल 1 से कटेगा, केवल 5 से कटेगा, 13 जो कि केवल 1 से कटेगा, केवल 13 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये संख्या दिया है, यह देखिए 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कई गो संख्या से कट रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, यानी अभाज्य गुणनखंड में 1 और यहाँ पर लिख दिए 1 और स्वयं को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। मतलब जब ये 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हुआ तो वो संख्या भाज्य संख्या हो जाता है, और केवल 2 ही रहेगा, 1 और स्वयं, तो अभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए अब है ये उसी में का दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझे बताना। तो देखिए ये है
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहाँ पर जोड़ है या देखिए यहाँ 5। तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ तक ये गुना के रूप में है, तो ये गुना है तो इसका मतलब इस सब गुना कर देंगे तो ये एक संख्या बनेगा और ये एक अलग संख्या बनेगा। तो हम 5 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हमने 5 कॉमन लिया और तो यहाँ से भी 5 कॉमन लिया तो यहाँ से हमको 7 6 4 3 2 बच गया, 5 यहाँ से गायब हो गया क्योंकि कॉमन में आ गए। तो देखिए 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को जब हमने गुना किया तो ये 1000 कितना आया 8 आया और यहाँ से 1 यहीं पर रहेगा। ठीक, अब देखिए 5 का 5 रह जाएगा और 1008 और 1 को जब जोड़ेंगे तो ये 1009 हो जाएगा। फिर भी ये जो संख्या है ये अभाज्य तब होता है जब केवल 1 से और केवल यह अपने आप स्वयं से कटता है। लेकिन ये 1 और स्वयं के अलावा एक संख्या है 1009, उससे भी क्या हो रहा है ये संख्या कट रहा है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये है यानी ये अभाज्य संख्या कब होता है, अभाज्य जब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी प्राइम नंबर कब होता है जब 2 ही फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कब होता है जब 2 से ज्यादा है। तो यहाँ तो 2 से ज्यादा हो गया क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, तो 4 हो गए, 2 ये और एक स्वयं। तो अतः यहाँ भी एक भाज्य संख्या, यह भी एक क्या है भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें के भी अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि एक गोल चक्कर है, ऐसा हमने एक सर्कल बना लिया और यहां से मान लीजिए चलना शुरू किया। दोनों कौन कौन है, एक सोनिया है और एक कौन है रवि है। सोनिया एक है एक रवि है। दोनों यहां से चलना शुरू करता है और एक 18 मिनट में चक्कर लगा देता है और एक 12 मिनट में चक्कर लगा देता है। दोनों चलेगा एक ही जगह से चलता है, इसी पॉइंट से क्या होता है चलता है 18 मिनट में 12 मिनट में एक ही जगह से चलता है। तो एक ही जगह चलता है तो दोबारा वो कब मिलेगा जब दोनों का एलसीएम पॉइंट होगा, यानी 18 और 12 का जो एलसीएम पॉइंट होगा तो 18 12 का एलसीएम होता है 36, यानी 36 मिनट बाद अगर ये यहाँ से अगर चलना शुरू किया था और 18 और 12 मिनट लगता है तो अर्थात 36 मिनट बाद वो पुनः यहाँ पर मिल जाएगा। 36 मिनट में 18 वाला 2 चक्कर लगाएगा और 12 वाला क्या लगाएगा 3 चक्कर लगाएगा। ठीक, 3 चक्कर, लेकिन एक का चक्कर की संख्या 3 रहेगा, एक की चक्कर का संख्या 2 रहेगा, लेकिन वो रहेगा कहाँ एक ही बिंदु पर, क्योंकि ऐसा रहेगा और यहां से चलना शुरू किया गया तो 18 वाला जो है सो 2 चक्कर लगाया, 12 वाला 3 चक्कर मार लेगा, लेकिन मिलेगा यहाँ पर एलसीएम। तो वही काम यहाँ पर किया गया। देखिए कि एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है, ठीक, तो वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे, अर्थात दोनों एक ही स्थान पर 18 और 12 का जो लघुत्तम होगा उतने मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो 18 12 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 18 का और 12 का निकालते हैं एचसीएफ। तो 18 को आप 2 गुना 3 लिखेंगे, कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर साइड में आप कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 नंबर 18, फिर 3 से 3 होगा, 2 गुना 3 अर्थात 18 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, अर्थात 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 का मिनिमम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो हमको कम घात लेना है, न्यूनतम वाला तो 2 होगा। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं न्यूनतम लेते हैं, तो ले लिए 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे तो यहाँ से 3 का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 का पावर कितना है 3 है। तो देखिए 3 का पावर 2 है 3 है, तो हमको तो एचसीएफ के लिए न्यूनतम लेना है, तो हम 2 और 3 ले लिए, तो यहाँ पर आ गया 2 3 यानी यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, लेकिन वैसे हमें यहाँ पर क्या था जरूरी, मुझे एचसीएफ की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ क्या निकाल लेना था एलसीएम निकाल लेना था। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसको आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आपको बताए थे ना, जो आ गया फैक्टर में उसको लेना पड़ेगा। एचसीएफ में कॉमन वैनिस्ड, लेकिन यहाँ पर वैनिस्ड नहीं, दोनों में आए तो 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर
2 बार है, तो जो बड़ा होता है वो लेते हैं लघुत्तम में। लघुत्तम निकालने के क्रम में 2 का पावर जो बड़ा होगा, और 3 का पावर यहाँ पर 2 ज्यादा है, अर्थात 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। 9 चौक 36, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। 36 मिनट इसका क्या हो गया एलसीएम। तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट निकाल लेंगे एलसीएम, कितना होगा 36 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर क्या हो जाएंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। याद रखिएगा 36 मिनट इसका क्या है आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही। आपके इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन था, इस 7 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बहुत ही सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, ये वीडियो, ये क्वेश्चन, तो आप इसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। तो बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे।